हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। तो जैसे कि हम लोग आपका एसएसटी का यूनिट 4 में पहुंचे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द ग्रेट डिप्रेशन, जो कि होगा आपका चैप्टर 8। अभी तक हमने पूरे चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर रखा है, जो कि मिक्सअप है, पूरा आपके यूनिट वाइज पढ़ा जा रहा है ना, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स ऑल इंक्लूडेड, इकोनॉमिक भी। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। देखो, द रशियन रिवॉल्यूशन, अब ये जो टाइम पीरियड है ना, ये कब का टाइम पीरियड है, ये कब हुआ था, ठीक है। तो देखो ये कब हुआ था, जब हम लोग का अभी हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री का जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था, लास्ट चैप्टर वर्ल्ड वॉर, है ना। वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था, कब से कब तक वर्ल्ड वॉर 1 चला, कितना लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, कैसे सारे कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही थी, ये पढ़ा था हमने। अब ये उसके बीच का या उसके आगे का बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जैसे और बाकी स्टेट्स में क्या क्या हो रहा था। मोस्टली मैं बता दूं आप लोग को, एक अमेरिका के बारे में बताया जाएगा, यूएसए के बारे में, और एक रशिया के बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पे है द रशियन रिवॉल्यूशन। हम आपको जहाँ तक याद होगा, वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे पहले रशियन ने ही गिव अप कर दिया था, मीन्स वो हट गए थे वॉर से, है ना। रशिया ने हट लिया था ना कि नहीं, अब मुझे वॉर नहीं करना है ना। तो देखो अब उसी टाइम पीरियड, उसी आसपास में क्या होगा, द रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में आपका पूरा चैप्टर का इंट्रो है। तो देखिए क्या बोला गया, द रशिया वॉज रूल्ड बाय किंग कॉल्ड जार निकोलस। किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, जार निकोलस वहाँ पे रूल कर रहा था उस टाइम पीरियड में। अब वहाँ के जो लोग थे ना, वो बहुत पुअर और अनहैप्पी थे। ये क्यों हुआ, क्यों, सोचो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्या हो रहा था उस टाइम पे, लोग जाके लड़ रहे थे, आर्मीज भेजी जा रही थी, बहुत सारे वेपन्स लेके जा रहे थे वहाँ, लोग वहाँ लड़ रहे थे, फूड का शॉर्टेज, कोई एग्रीकल्चर में ध्यान नहीं। तो इन सब के कारण क्या हो जाएंगे, लोग हैप्पी तो नहीं रहेंगे। जब आप किसी को बोलोगे जाओ तुम रोज लड़ाई करने जाओ, तो क्या वो हैप्पी हो सकता है, नहीं ना, वो पॉसिबल नहीं है। और ना ही वो रिच हो सकता है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है, वो लड़ने जा रहा है और उसमें उसको कुछ मिल रहा है। इवन कभी कभी उनकी जान चली जा रही है, कभी चोट लग रही है, तो उसमें तो उनका प्रॉफिट नहीं था, ठीक। पीजेंट्स had no land and workers were heavily exploited. Peasants means जो गरीब फार्मर्स होते हैं ना, वर्कर्स होते हैं, उनको बोला जाता है। उनके पास क्या था, कोई जमीन नहीं थी और कोई वर्क नहीं था, वर्कर्स थे, उनके पास कोई ऐसे काम नहीं थे। जो पीजेंट्स थे उनके पास उनके लैंड नहीं थे, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे, और ऐसे सो पीपल हैड नो से इन गवर्नमेंट, मीन्स वहाँ पे ऐसा कोई गवर्नमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रहा था और पीपल्स के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं थे। ड्यू टू पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, बैड गवर्नमेंट गवर्नेंस, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। अब इन सब के कारण, मतलब उनकी इतनी कंडीशन खराब होने के कारण, इतना सब कुछ होने के कारण, लोग क्या आ गए, प्रोटेस्ट करने पे आ गए। ये आपका ओवरऑल इंट्रो चल रहा है, इसके बाद आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी। अब देखो, दिस लीड टू अ बिग रिवॉल्यूशन। कब हुआ था ये, 1917 में, कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब चल रहा था, उसका डेट क्या था आपका, 1914 टू 1918, ऐसा पढ़ा है। तो देखो ये उसी के बीच का टाइम पीरियड है, तो इसे रिलेट करके पढ़ो ताकि आप लोग को याद रहे और एग्जाम में लिखने में हेल्पफुल हो। द एंडेड ऑफ द रूल ऑफ जार एंड बाउट अ न्यू सोशलिस्ट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, तो ये जार का जो रूल था, जो जार निकोलस वहाँ पे रूल कर रहे थे, उनका क्या हुआ, रूल एंड होता है और फिर वहाँ पे एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट एंटर करती है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे क्या हो, नॉर्मल प्रॉपर ओनरशिप हो लोगों का, उनके खुद के लैंड्स हो, एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो, ठीक है, ऐसा डेमोक्रेटिक समझ सकते हो, ठीक। अब देखो इसके रिवॉल्यूशन का 2 स्टेज है, एक फरवरी, एक अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली फरवरी में होगा, जो जार को रिमूव किया गया प्रोटेस्ट के द्वारा, और लेनिन कैम टू पावर। इसमें एक नया लेनिन वेलमिक लेनिक करके आएगा, वो आता है यहाँ पे और क्या करता है, कुछ पावर स्टेबलाइज करता है, कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखो उस टाइम पीरियड में क्या कंडीशंस थी, इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी, ठीक है। और प्री वॉर रशिया, बिफोर 1914, जब ये वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले क्या कंडीशन था, ठीक है, वो बताया जा रहा है। तो देखो वहाँ पे क्या कंडीशन थी और उस टाइम पे इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी, ये सब बताया गया है। तो क्या कंडीशन था, रशिया वॉज रूल्ड बाय, ये तो हमने देखी क्या, ऑटोक्रेटिक रूलर है,
यही सिंगल रूल कर रहा था। ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक है। मतलब क्या, सिंगल वन मैन रूल चल रहा है ना, कि उन्हीं का बात सब लोग मान रहे हैं, वही रूल कर रहा है। अब क्या, नो डेमोक्रेसी, पीपल हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू नोबल्स एंड पीजेंट। अब यहाँ पे क्या है, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है लोगों के पास, ना ही ये डेमोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेटिक चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो सोसाइटी है ना, वो दो क्लास में बट गई है बच्चों। कैसे, देखो, एक अपर क्लास होता है जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रिच लोग होते हैं, पूरी उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उनका इज्जत रहता है, उनका फार्म्स वगैरह बड़ा बड़ा रहता है, उनके बिजनेसेस रहते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, पीजेंट, जिसमें आते हैं पुअर फार्मर, जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, वो दूसरे की ज़मीन में जाके काम करते हैं और क्या करते हैं, अपना घर चलाते हैं, या वर्कर जैसे कहीं और जाके काम करते हैं। तो ये सब इसमें आ गया। मोस्ट पीपल वेयर पीजेंट एंड लिव्ड इन पॉवर्टी। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें ऐसा होगा कि 20% क्या है रिच, तो 80% क्या होंगे, पुअर। ठीक है, इनकी जनसंख्या जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर वॉज मेन ऑक्यूपेशन। देखो अब वहाँ का बता रहे हैं रशियन का कि एग्रीकल्चर क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है उनका। मेन क्या है, वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब कि ज़्यादा लोग 100 में से क्या, जैसे मैंने अभी 80-20 बताया, वैसे ही इनके 75% पूरे किस में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में। ऐसे आप लोग समझ सकते हो। अब देखो इंडस्ट्रीज का क्या हाल था। इंडस्ट्रीज वेयर डेवलप स्टार्टेड रेट इन रशिया। इस टाइम पे क्या हुआ था, उसी समय इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टार्ट बनना या थोड़ी बहुत डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे कंडीशन क्या था, मेनली एसटी, पेस्ट्रोवर्क एंड मैस्को, ये जो भी उन्होंने स्टेबलाइज किया था उनका नाम है। कंडीशन ऑफ वर्कर क्या थे, उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्क करवाया जाता था। देखो 10 to 15, अभी मोस्टली देखोगे तो 8 घंटे का रहता है, 8 घंटे का शिफ्ट रहता है, 8 आवर का शिफ्ट रहता है मोस्टली देखोगे तो। अब देखो लो वेज, वेजेस एकदम कम रखा गया है। मीन्स इतना ज़्यादा काम करवा के तो उनको एक्स्ट्रा पैसा देनी चाहिए अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो, लेकिन नहीं। और अनसेफ वर्किंग कंडीशन, अभी कहीं भी वर्कर जाके काम करते हैं तो उनका सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। इवन कंपनी पूरा अपने ऊपर लेती है, अगर हमारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है और उनको कुछ भी हुआ तो हम उनका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन फॉर्मेड अबाउट 31% ऑफ फैक्ट्री वर्कर। देखो वुमेन्स भी इसमें इन्वॉल्व है। वर्कर फॉर्मेड यूनियन एंड वेंट ऑन स्ट्राइक, दिस इंक्रीज्ड डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द जार। अब जो यहाँ पे वर्कर क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं कि ऐसा सब नहीं चलेगा, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। देखो इतना सब कुछ कौन सहेगा, है ना। उन्होंने स्ट्राइक कर दिया तो ये सब चीज़ के कारण क्या, ये जार के अगेंस्ट था, वो उनके होने पे ये सब हो रहा था। तो उनको क्या करना पड़ता है, लास्ट में उनको छोड़ना पड़ेगा ना, कि सब लोग स्ट्राइक करेंगे, सब लोग कंप्लेन करेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा वहाँ से। अब देखो ये अभी तक नहीं हटे हैं, अब हटेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, द इवेंट ऑफ 1905, जब 1905 का एक इवेंट है, जबकि लोग प्रोटेस्ट करते करते चले जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जो भी किंग है वो ऐसा ऑर्डर दे देते हैं कि सबको हटाओ, या ऐसा हटाओ यहाँ से, इतनी सारी भीड़ क्यों है। तो जो भी वहाँ की आर्मी होती है ना, वो लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। अप्रॉक्स 100 लोग वहाँ पे मारे जाते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं। तो इतना सबसे क्या हो जाता है, और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो जार हैं, जो राजा हैं, उनको क्या करना पड़ता है, हटना पड़ता है। ठीक, देखो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। वर्कर्स लीड बाय फादर गैपन मार्च टू द जार, दे डिमांडेड बेटर वेजेस, शॉर्ट वर्किंग आवर और मोर पॉलिटिकल राइट्स। ये सारी उनकी क्या थी, डिमांड्स थी, ये याद रखना। अब उसके बाद द प्रोटेस्ट वॉज पीसफुली, सोल्डर फायर्ड ऑन द क्राउड, मेनी पीपल वेयर क्लेड। ये नॉर्मल था, पीसफुली हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, इसमें ऑर्डर ऐसा मिल गया और बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लडी संडे के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ऐसा मूवी जैसा नाम रखा है, लेकिन ठीक है, ब्लडी संडे नाम से जाना जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्ट्राइक स्प्रेड अक्रॉस रसिया, पूरे रशिया में फैल गया। जार फॉर्मेट द ड्यूमा पार्लियामेंट, ये उन्होंने फॉर्मेट, ये जो ड्यूमा नाम का है ना, वो एज अ पार्लियामेंट था जो इन्होंने फॉर्म किया था, मतलब बनाया था। ठीक है, जहाँ पे लोग थे। पार्लियामेंट में क्या होता है, मोस्टली डिस्कस करके डिसीजन लिया जाता है, राइट। तो वही। अब देखो, जार लेटर इग्नोरेड हिज प्रोमिसेस, पब्लिक एंगर इंक्रीज लीडिंग टू द 1917 रिवॉल्यूशन। अब ये बनाया तो था पार्लियामेंट के लिए, ड्यूमा वगैरह सब रेडी कर दिया था, लेकिन वो क्या करता था, अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करता था। वो किसी की बात सुनता नहीं था, जो ऑटोक्रेटिक चल रहा था वही चलता था। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें इग्नोर करता था। इसके कारण क्या हुआ था, 1917 का रिवॉल्ट हुआ था।
यहाँ तक क्लियर? और ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपके एग्जाम में आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, तो आप लोग नोट्स रेडी कर लिया करो, ठीक है। अब देखो द वॉर एंड रिवॉल्यूशन ऑफ 1970। अब जो वॉर भी चल रहा था और रिवॉल्यूशन भी हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन रशिया। अब जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ ना उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा रशिया पे, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, या उनकी कैसी कंडीशन हो गई थी, ठीक। तो चलो देखते हैं क्या है। रशियन जॉइनेड वर्ल्ड वॉर वन इन 1914, इसी टाइम पे स्टार्ट भी हुआ था, है ना, ठीक। ये तो मालूम ही है आप लोग को। इनिशियली पीपल सपोर्टेड द जार एंड सून रशिया फेस हैवी लॉसेस। उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे, जार का फेवर में थे, मीन्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर? अब जल्दी ही क्या हुआ, मिलियन ऑफ सोल्जर्स वेयर किल्ड, आर्मी लैक फूड वेपन्स एंड क्लॉथ्स। बहुत ही जल्दी, जब भी ऐसे इतना ज़्यादा वॉर हुआ था, इतने सारे लोग मारे गए थे कि लोगों एक तो मर रहे थे, और ऊपर से आर्मी जो थी ना उनके पास खाने के लिए नहीं था, क्लॉथ्स नहीं थे, वेपन्स नहीं थे। जितने भी वेपन्स वगैरह सप्लाई हो रहे थे वो तो ऑलरेडी खत्म होंगे ही ना, खत्म जब यूज़ हो रहा है इतना ज़्यादा वर्ल्ड वॉर में। तो अब देखो क्या कि जो फूड या जो राशन शॉप, ग्रॉसरी शॉप्स के सामने ना लड़ाइयाँ हो रही हैं कि अब खाना है ही नहीं तो लड़ाइयाँ तो होगी ना। अब इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें की गई, मतलब गवर्नमेंट सोचे कि लोग जितना हम लोग प्राइस में बोल रहे हैं, जैसे इन केस अगर उनके पास जो बाकी लोग हैं, आम जनता है, उनके पास खाना है, अब वो बेचना चाहते हैं उसको, तो कभी कभी गवर्नमेंट बहुत कम प्राइस रख देती है या ज़्यादा प्राइस रख देती है जितना में उनको बेचना नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने प्राइस भी चेंज करके देखा, ये सोच के कि कहीं लोग ज़बरदस्ती खाना तो नहीं रखे हैं और हमारा प्राइस पसंद नहीं आ रहा है तो बेच नहीं रहे हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे उन लोग के पास खाना, फूड शॉर्टेज ऑलरेडी ये सब हो ही चुका था, क्योंकि एग्रीकल्चर में बिल्कुल ध्यान नहीं था उनका, है ना। तो देखो ये तो बढ़ाई। अब क्या, प्राइसेस रोज, इन्फ्लेशन, पीपल सफरेड, जार निकोलस लॉस सपोर्ट ऑफ पीपल। अब क्या, इन्फ्लेशन आया, मीन्स सारी चीज़ों का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। मीन्स जो अभी आप जाओगे कि आपको 25-30 रुपीज़ में जो ब्रेड का पैकेट मिल रहा है, अब वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो रहा है, धीरे धीरे 50, देन 80, फिर 100, देन फिर आपको वो 200 में भी एक स्लाइस भी ब्रेड का नहीं मिल पा रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। अब इससे क्या हुआ, लोगों ने इसका सपोर्ट करना बंद कर दिया, जो किंग थे उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया, ओके। अब देखो क्या है, कंडीशंस क्या थी। पेट्रोग्राड जो कैपिटल्स थे वहाँ के, उनकी कंडीशन क्या थी, इनके पास भी फूड शॉर्टेज था और ऑलमोस्ट वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक डिमांडिंग ब्रेड। अब वर्कर्स क्या कर रहे हैं, अब वो काम कर रहे हैं तो उनको खाना तो चाहिए ना, तो वो किस पे बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि नहीं हमको फूड तो चाहिए, जो भी ब्रेड लिखा हुआ है। लॉन्ग क्वेस फॉर फूड बिकम कॉमन, पीपल बिकम एंग्री विद द गवर्नमेंट। अब ये सारी चीज़ें जब बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, बच्चों सोचो कि उनको खाना ही नहीं मिल रहा है तो वो कितने दिन तक झेलेंगे। अब वो क्या हो गए, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए या नाराज़ हो गए बोल सकते हो। अब क्या करेंगे, वो नॉर्मली जब लोग गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते या गवर्नमेंट उनके फेवर में काम नहीं करती तो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ बता रहा है, अब आएगा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, ये किस टाइम पे हुआ, 1917। ये जो डेट्स है ना, सन्स है ना, वो सब आपको याद रहना चाहिए, ये आप तभी तो आंसर बना पाओगे। अब देखो, स्टार्टेड विद स्ट्राइक बाय वर्कर, वुमेन्स ऑल्सो प्रोटेस्टेड फॉर ब्रेड। ये जब स्ट्राइक से स्टार्ट हुआ इसमें वुमेन्स भी इन्वॉल्व है। अब क्या, सोल्जर रिफ्यूज टू फायर ऑन प्रोटेस्टर्स एंड जॉइन दैम, जार निकोलस वॉज फोर्स टू एब्डिकेट। इसका मतलब क्या होता है, गिविंग अप थ्रोन, मीन्स जो पावर है ना, पावर गिव अप करना, पावर जो है वो पावर से हट जाना, ठीक है, अपने पोस्ट से हट जाना, ठीक है। मोनार्ची एंडेड इन रशिया। मोनार्ची मीन्स क्या होता है, जहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा हो, राजा किंग या क्वीन का रूल चल रहा हो, ठीक है, ये पढ़ा है हमने, किंग या क्वीन का रूल चल रहा हो, ठीक। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्मेड। अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी यहाँ पे जो नॉर्मल लोगों के अकॉर्डिंग काम करे। इतना सब क्लियर। वहाँ पे सोल्जर्स जो हैं वो सब क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक पे बैठे हैं, वुमेन्स भी स्ट्राइक पे है और क्या, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो लास्ट में क्या होगा, जो जार निकोलस थे उनको क्या करना पड़ेगा, अपना पोस्ट से हटना पड़ेगा ना, रिजाइन करना पड़ेगा ना। तो कंटिन्यू पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर वन, इसका रीज़न क्या था,
ऑलमोस्ट हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, तो रीज़न ये था कि कंटिन्यू वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में है। फेल टू सॉल्व फूड एंड लैंड प्रॉब्लम, जो ज़मीन का सिस्टम है जहाँ लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, गरीब के पास तो ज़मीन थी ही नहीं, कहाँ वो एग्रीकल्चर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। अब क्या, लॉस सपोर्ट ऑफ वर्कर, पीजेंट एंड सोल्डर, जो किंग थे उनको इन सभी का सपोर्ट तो मिला ही नहीं है ना। जो आर्मी है वो स्ट्राइक पे है, जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जो पीजेंट्स हैं मतलब जो पुअर फार्मर्स हैं, मतलब उनकी एक सिटीजन्स जो लोग हैं, जनता है, वो भी क्या है, उनके खिलाफ है। अब सब खिलाफ हैं तो क्या करेगा भाई, राजा है ना, उनको तो वहाँ से हटना ही पड़ेगा। अब देखो, अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अभी तक देखा फरवरी में क्या क्या हुआ, अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने क्या किया, ये लीडर बने। इन जो भी गवर्नमेंट आया था, न्यू फॉर्म हुआ था उसमें, ठीक है। स्लोगन क्या था, पीस, लैंड एंड ब्रेड। ये क्या है, ये स्लोगन लग रहा है ना कि इन्हीं चीज़ों के लिए तो लोग लड़ रहे थे, इन्हीं चीज़ों के लिए तो लोग स्ट्राइक किए थे, है ना। तो ये स्लोगन है। अब क्या, बोल्शेविक प्रॉमिस टू एंड वॉर एंड गिव लैंड टू पीस, एंड इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि जो वॉर है वो एंड करवाएंगे, या उससे अब हट गए थे ना, इसीलिए तो रशियन सबसे पहले हटा था, वो हट जाएंगे। और क्या, जो लोग हैं उनको क्या करे जाएंगे, जमीन दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर कर सकें। दे ओवर थ्रू द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू कंट्रोल की पीसेस लाइक विंटर पैलेस और बोल्शेविक कम टू पावर। ये आए थे पावर में, इन्होंने ये सब चीज़ करवाया भी, इन्वॉल्व हुए। एंड ऑफ द जार रूल एंड मोनार्ची, देखो रिजल्ट क्या हुआ कि हाँ, मोनार्ची सिस्टम का एंड हुआ। जो ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था, जो जार था वो वहाँ से हटा, रूल से मतलब अपनी पोस्ट से हटा। रशियन बिकम अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऐसा डेमोक्रेसी समझ सकते हो जहाँ पे लोगों के लिए सोचा जाए, लोगों के वेलफेयर के लिए सोचा जाए, लोगों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करे। अब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वहाँ पे। रसिया लेटर बिकम अ यूएसएसआर, जो यूनियन सोवियत बोलते हैं वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोग को। अब देखा आपने अक्टूबर और फरवरी का जो रिवॉल्यूशन था वो कैसा था, ठीक। एक ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है, देखते हैं अभी। अब क्या, एब्डिकेशन ऑफ द जार, मीन्स जो पावर वहाँ से हटाया गया, ठीक। देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द फरवरी रिवॉल्यूशन 1970 प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स स्प्रेड इन पेट्रोग्रेड, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुआ, ठीक है, उसके खिलाफ। द जार ऑर्डर द आर्मी टू सप्रेस द प्रोटेस्ट बट सोल्जर जॉइनेड द स्ट्राइकिंग वर्कर इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग दैम। अब जो जार थे ना, उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर दे दिया कि जाओ इनको मारो, लेकिन जो वहाँ की आर्मी थी वो भी इसमें ज्वाइन हो गई, वो भी स्ट्राइक करने लगी, वो उनका बात नहीं सुनी। सोचो ऐसा, आप राजा हो, आपके पास फुल पावर है पूरा, और आप ऑर्डर दे रहे हो, और आपके जो आर्मीज हैं या सोल्जर्स हैं वही क्या बोल रहे हैं, नहीं हम आपके साथ नहीं है, हम इन लोगों के साथ हैं। तो ये वाला केस हो गया उसके साथ। द सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। अब वही उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल है ही। मिलिट्री कमांडर एंड लीडर्स ऑफ द ड्यूमा एडवाइस जार निकोलस टू रिजाइन। अब उन्होंने क्या किया, उसको एडवाइस दिया। ड्यूमा मीन्स क्या, जो अभी पढ़े थे हम लोग, इसका मतलब पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट जो उन्होंने स्टेबलाइज किया था वो। अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि, मतलब ऑर्डर क्या बोला कि अब आपको रिजाइन करना ही पड़ेगा, तो रिजाइन तो करना पड़ेगा। मार्च 97 जार एब्डिकेटेड द थ्रोन। एब्डिकेटेड मीन्स गिव अप, है ना, कि वो जो पावर है वो वहाँ से हट रहे हैं, ठीक। रिजल्ट क्या हुआ, मोनार्ची एंडेड और प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्मेड। ये अभी हमने पहले भी देखा था, बट ये फरवरी का जो रिवॉल्यूशन है उसमें इंक्लूड है। तो अब क्या है आपका, स्टालिन पॉलिसी आफ्टर द लेनिन। अब इसके बाद क्या, जो पॉलिसीज आए उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखो क्या, आफ्टर लेनिन डेथ द स्टालिन टुक कंट्रोल ऑफ द पार्टी। आफ्टर इनकी डेथ की बात कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टालिन कंट्रोल कर रहे हैं। किसको, पार्टी को। जो बोल्शेविक नाम का पार्टी था वो ही इंट्रोड्यूस द सेंट्रलाइज प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो ये है ना, ये सारी प्लानिंग लाएंगे, जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह थे वो सब यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए। और इनका मेन मोटिव क्या था, इंडस्ट्रीज ना, इंडस्ट्रीज जो थे वो मेन मोटिव में थे कि वो उनको ज़्यादा डेवलप किया जाए। तो क्या, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ 5 ईयर प्लान। अभी मैंने कहा गवर्नमेंट फिक्स ऑल इकोनॉमिक टारगेट्स, जितने भी टारगेट्स थे इकोनॉमिक के बेस में, मीन्स जीडीपी जैसे भी करके ग्रोथ हो, वो सब इनका मेन मोटिव था। अब यहाँ पे क्या, डेवलप इंडस्ट्री रैपिडली, मीन्स वो क्या चाहते थे कि जो इंडस्ट्रीज है ना वो बहुत जल्दी ग्रोथ करे। अभी हमने पढ़ा था इसके पीछे वाली स्लाइड में कितना, ऑलमोस्ट
2 या 3 ही क्या थे, इंडस्ट्रीज वगैरह थे, ज़्यादा नहीं। किस में इन्वॉल्व थे ज़्यादा लोग, ज़्यादा करके लोग किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में, है ना। तो देखो यहाँ पे इंडस्ट्री से फोकस किया जाएगा। क्या देखो, कोल है, स्टील है, ऑयल है, आयरन है, ये सब कैसे होगा, जब माइनिंग वगैरह करेंगे तब। न्यू इंडस्ट्रीज सेंटर वॉज सेटअप, वर्कर्स वेर गिवन स्ट्रिक्ट टुगेदर टू मीट टारगेट टू मीट, ठीक है। वर्कर्स को स्ट्रिक्टली बताया गया कि इतना इतना टारगेट है, ये सब फुलफिल करना है। अब यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। जब ये सब ओपन होगा तो उनको मिलेगा ना एम्प्लॉयमेंट की, हाँ वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जाके काम कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, न्यू फैक्ट्रीज और ओपन होने लगी। अब क्या, हाउएवर वर्किंग कंडीशन वेयर पुअर। अब जो वहाँ के वर्किंग कंडीशंस था, अब उस पर तो ध्यान नहीं दिया गया है ना, तो वो क्या हो गई, कंडीशंस थोड़ी सी खराब हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके देखो एग्रीकल्चर पे क्या किया जाए, ठीक है। कल्टिवेशंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज ग्रेन सप्लाईज और मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर होता है ये सब हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा भी है, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, तो थोड़ा बहुत उसमें टेक्निक्स यूज किए गए, ठीक है, थोड़े नए तरीके से एग्रीकल्चर किया गया। अब स्मॉल पीजेंट फार्मर वेयर कन्वर्टेड इनटू लार्ज कल्टिवेटिव फार्म। अब इसमें क्या हुआ, अब देखो वहाँ पे क्या होता था कि एक ये बड़ा सा लैंड एरिया है, अगर इसमें प्रोडक्शन करेंगे तो कितना ज़्यादा होगा, हाई प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। और वही क्या करते थे फार्मर, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं से भी टूटा हुआ ऐसे लैंड एरिया में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कोई यहाँ पे अलग खेती कर रहा है, कोई यहाँ पे अलग खेती कर रहा है, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो तो कम होता ही था, इवन अच्छे से नहीं ग्रोथ हो पाता था। तो क्या किया गया, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उनको बड़े बड़े लैंड्स एरिया में कन्वर्ट करके दिया गया कि हाँ आप यहाँ पे एग्रीकल्चर करो और अच्छा प्रोडक्शन करो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या, पीजेंट वेयर फोर्स्ड टू वर्क ऑन कलेक्टिव फार्म, लैंड एंड रिसोर्सेज वेयर टेकन बाय द स्टेट एंड रिच पीजेंट वेयर अपोज्ड एंड एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पीजेंट्स हैं, मीन्स जो वर्कर्स हैं या छोटे फार्मर्स हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव फार्मिंग मीन्स यही कि लैंड को मर्ज किया कर दिए हैं। अब वो एरिया जो है वो बड़ा हो चुका है ना बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अब देखो उसके बाद है कि लैंड एंड रिसोर्सेज वेयर टेकन बाय द स्टेट, जितने भी ये रिसोर्सेज वगैरह हैं, लैंड्स वगैरह हैं, वो स्टेट्स के पास जा रहे थे, जितना भी उसमें काम किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, सब स्टेबलाइज किए हैं, अब उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है वहाँ पे। और जो अमीर लोग थे, अब वो थोड़े बहुत इसके अपोज्ड में थे, क्योंकि उनका ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा होगा, है ना। ऑब्वियसली लोग तभी अगेंस्ट रहते हैं जब उनका फायदा ना हो। अगर कितना भी अच्छे इंसान को बोलोगे कि हाँ चलो मेरे फेवर में आ जाओ, तुम्हारा इतना हिस्सा रहेगा या तुम्हारा ये अच्छा काम होगा, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली हाँ बोल देगा, ठीक है। इन केस ना, ऐसे हमेशा नहीं। ओके, अब रिजल्ट क्या है, रेसिस्टेंस फार्म पीजेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव ऑफ क्रॉप एंड लाइवलीहुड, फूड शॉर्टेज एंड फेमिनाइन, स्टेट कंट्रोल ओवर एग्रीकल्चर इंक्रीज। ये सब में क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। अब इन सब के कारण बहुत सारी चेंजेस हुए। स्टालिन पॉलिसीज लेड टू रैपिड इंडस्ट्रीज ग्रोथ बट क्रिएटेड हार्डशिप फॉर पीपल। मतलब इन्होंने ऐसा तो कर दिया कि बहुत जल्दी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर दिए, लेकिन क्या हुआ कि लोगों में ये सारी चीज़ें इतना जल्दी डेवलप होना पॉसिबल नहीं है ना। लोग वहाँ के इन सब चीज़ में जल्दी नहीं आ पाए। एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ है, स्टेट कंट्रोल हुआ है, फूड की शॉर्टेज, ये सब पहले जैसे ही हो गई है, क्योंकि उतने क्वांटिटी में नहीं हो पा रहा होगा उस टाइम पे। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे लोग, उतना उनके पास आइडिया नहीं होगा, टूल्स नहीं होंगे, तो ये सब के कारण क्या था, कंडीशंस तो सेम था, बस उन्होंने रैपिडली ग्रोथ किया था क्या, इंडस्ट्रीज का। ठीक, अब देखो यहाँ पे आता है आपका द ग्रेट डिप्रेशन एंड द वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ से अब जो रिवॉल्यूशन था, रशियन रिवॉल्यूशन और ग्रेट डिप्रेशन, इसको थोड़ा अलग अलग करके समझना। यहाँ से समझो कि पार्ट 2 है वो पूरे चैप्टर का। जैसे कि आपका ग्रेट डिप्रेशन अलग चीज के बारे में बताएगा, कैसे हुआ तो सेम ही था, ऑलमोस्ट लोग को ही परेशान होना पड़ा था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन आएगा मनी के बेसिस पे, कैसे वहाँ का स्टॉक मार्केट वगैरह था, लोग जो थे सब हैप्पीली थे, सबके पास इतना सरप्लस था। यूएसए का बात होगा कि सरप्लस था, वो अपना सरप्लस कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे, स्टॉक मार्केट में। वहाँ पे जाके उनको और अपना पैसा डबल होता है। स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना, जो
पैसा मिल गया तो बहुत मिल गया और नहीं मिला तो पूरे डूब गए। तो एक टाइम पे बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था स्टॉक मार्केट, कुछ परसेंट से हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद में क्या हुआ था वो उतने ही तेजी से गिरा भी था। ठीक है, तो उसमें सारे लोग डूब गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उन जितना भी था सब उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। अब बैंक का भी ऐसा हो गया था कंडीशन खराब कि वो भी इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा था। और जो अभी हमने पढ़ा रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें भी ऐसा हुआ था कि उसको देख के, जो रशियन रिवॉल्यूशन को देख के और अदर कंट्रीज में भी ये चीज़ें आई थी कि हाँ हमको भी क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, सोशलिस्ट चाहिए। ठीक है, ऑटोक्रेटिक हम नहीं चलने देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये जो ग्रेट डिप्रेशन और रशियन रिवॉल्यूशन है ना, उसका इम्पैक्ट देखोगे तो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में ही पड़ा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इट्स बिगन कब हुआ था, ये 1929 को यूएसए में हुआ था और ये स्प्रेड हुआ था पूरे वर्ल्ड वाइड में। पीरियड ऑफ सेवरल इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से हुआ था। कॉसेस क्या थे, ओवर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ओवर प्रोडक्शन के कारण भी होगा, लोगों का क्या होगा, मतलब एक तो अच्छी चीज भी होती है, प्राइस कम होंगे। जैसे अभी मैं ब्रेड का एग्जांपल ली थी कि उसके 200 तक में भी एक साइज का ब्रेड नहीं मिल रहा है, मतलब एक ब्रेड का स्लाइस नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सस्ता हो गया है, पूरा 5-5 रुपए का पैकेट ही मिल जा रहा है, तो सबके पास पैसा तो बचेगा ना। सोचो आप अर्न कर रहे हो बहुत ज्यादा, अब उसमें से आपका खर्चा है बहुत कम, है ना, मतलब इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है। इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस क्या है, कम है। इनकम इंक्रीज है और एक्सपेंस है कम। तो इसमें क्या होगा, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे, आपके पैसे बच रहे हैं, आपका सेविंग्स भी ज़्यादा होगा। जब ये सारी चीज़ें हैं ही तो आपकी सेविंग्स भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो आप क्या करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं, है ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे बैंक है वो फेल्ड हो गए थे, मनी जो है वो खत्म हो चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ने लगी थी। इससे क्या हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज भी डूब गई ना। जब स्टॉक मार्केट का ये कंडीशन हुआ तब क्या हुआ, वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज भी डूब गई, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक, इम्पैक्ट हुआ, मैनी फैक्ट्रीज वेयर क्लोज, मिलियन ऑफ पीपल लॉस्ट जॉब, फार्मर सफरेड ड्यू टू लो प्राइसेस, ट्रेड डिक्लाइन एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। जितना भी उन्होंने बाहर ट्रेड करना स्टार्ट किया था वो सब बंद हो गया था। जो फार्मर्स वगैरह थे उनका प्राइस कम, जितना भी प्रोडक्शन है बेच रहे हैं बहुत कम प्राइस में जा रहा है, वो भी पूरे डूबे हुए थे। अब जब फैक्ट्रीज बंद हुई, लोगों के जॉब चले गए, तो ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे पूरा दिख रहा है कि सारे तरीके से लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, द वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट दैट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन। अब इसकी जिम्मेदार कौन है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हाँ उनको कुछ करना चाहिए इस पे। अब इसमें क्या है, प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और सपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर पीपल, इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक सोसाइटी। क्या करे, लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, ये सब प्रोवाइड करवाए और उनको एम्प्लॉयमेंट दे, है ना। पुअर पीपल है जिनके पास काम नहीं है, उनको भी सपोर्ट करके उनका भी घर चलाने में हेल्प करे। एग्जाम्पल बताया गया, आफ्टर द क्राइसिस गवर्नमेंट लाइक ब्रिटेन स्टार्टेड वेलफेयर मेजर, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट ने काम किया था। कंक्लूजन में दे रहा है कि द ग्रेट डिप्रेशन शोड द नीड ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट। इससे पता चलता है कि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो कितना जरूरी है। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, मीन्स अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सिटीजन्स को तो वो क्या कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उनका हेल्प हो जाता है, वो डेवलप होते हैं। इन सब चीज़ का जैसे हेल्थ है, ट्रीटमेंट है, ये सब की फैसिलिटी कौन उठा रही है, गवर्नमेंट। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इकोनॉमिक रेसेशन, इसमें क्या बता रहा है, पीरियड व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मीन्स जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है ना, जो पैसे का लेन देन है, ये सब क्या है, बहुत टाइम के लिए, अप्रॉक्स कुछ 9 to 10 ईयर्स से भी ज़्यादा या उतने टाइम के लिए क्या था, पूरा डाउन में ही चल रहा था, इतने ज़्यादा टाइम के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रेसेशन। फीचर्स क्या हैं इसके, decrease in production and goods and services, rise in unemployment, fall in income and profit, low demand in the market, मार्केट में डिमांड नहीं होना, इनकम कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, और जो डिक्रीज इन प्रोडक्शन का कम होना, गुड्स एंड सर्विसेज का मिलना कम होना। ठीक है, अब रेसेशन मीन्स स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, ये लाइन्स याद होनी चाहिए। क्लियर, देखते हैं आगे। यहाँ बता रहा है हाउ द अमेरिकन क्राइसिस अफेक्ट द होल वर्ल्ड, कैसे पूरे वर्ल्ड में
अभी तक मैं बोल रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ा, पूरे वर्ल्ड को ये सब झेलना पड़ा, लेकिन कैसे, क्या रीजन है वो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन इन यूएसए 1929। यूएसए वाज द लीडिंग इकोनॉमिक पावर, सो इट क्राइसिस स्प्रेड ग्लोबली। ये मेन लीड कर रहे थे, है ना, मतलब अच्छा था वहाँ कंडीशन बहुत, तो लीड वगैरह कर रहे थे, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, पूरे वर्ल्ड में पड़ा। इफेक्ट द वर्ल्ड, अमेरिकन बैंक स्टॉप गिविंग लोन टू द अदर कंट्रीज। जो वहाँ के बैंक से जो नॉर्मली लोग लोन लेते होंगे, अभी भी है ना ऐसा, मतलब फॉरेन कंट्रीज से लोन वगैरह लेना, ये सब चीज़ जो कंट्रीज के बीच है ना वो चलते रहती है। तो ये जो चल रहा था, अब उसके कारण लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होगा वो, तो उसके कारण दूसरे कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑल्सो डिमांडेड बैक द लोन ऑलरेडी गिवन। जो भी लोन है वो जो अमेरिकन ने दिया होगा दूसरे कंट्री को, वो भी वो वापस मांग रहे हैं। तो इस अब दूसरे कंट्रीज ऑलरेडी जब लोन लिए हैं तो ऑलमोस्ट ये क्लियरली है कि उनके पास पैसा नहीं है, तभी उन्होंने लोन लिया है। अब धीरे धीरे पे करेंगे, लेकिन वो अचानक से मांग रहे होंगे कि नहीं आप वापस कर दो। दिस क्रिएटेड फाइनेंशियल क्राइसिस मैनी कंट्रीज स्पेशली इन यूरोप। यूरोप में क्या हो गया था, इसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। अब क्या, इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन हो गया था। जो भी ट्रेड करते हैं कंट्रीज के बीच में, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, वो क्या हो गया था, कम हो गया था पूरा। प्राइसेस ऑफ गुड्स फेल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो प्राइस हैं गुड्स के वो पूरे वर्ल्ड में ही कम हुए थे, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्लोज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो क्लोज हो गई थी। एग्रीकल्चर कंट्रीज सफर ड्यू टू फॉल इन क्रॉप प्राइसेस। अब जो क्रॉप के प्राइसेस हैं वही कम हो गए हैं इतने, तो इसके कारण पूरा एग्रीकल्चर का जो फील्ड है, जितने भी फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कि पूरा ऑलमोस्ट उनको इसमें ध्यान देना पड़ रहा है कि उनकी फसल कुछ भी कर लो हाई प्राइस में जाने वाली तो नहीं है, ठीक है। तो अमेरिकन क्राइसिस बिकम अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो अमेरिका में क्राइसिस आया था वो क्या बन गया था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन बन गया था। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका यहाँ पे है पीपल्स मूवमेंट एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, कि पीपल्स का क्या क्या मूवमेंट आया और गवर्नमेंट ने उसको कैसे रिस्पॉन्स किया ऑल ओवर ना। तो देखो मूवमेंट्स क्या क्या था, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, लोग थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए थे, वर्कर स्ट्राइक किए थे, डिमांड किए थे बेटर कंडीशन का, बेटर वेजेस का, वेजेस ठीक करो, वर्किंग हार्ड ठीक करो, है ना, जो वर्किंग पीरियड है, वर्किंग हार है वो ठीक करो, ये सारी चीज़ों की डिमांड की थी। वुमेन्स जो है वो प्रोटेस्ट की थी ब्रेड के लिए, कि उनको प्रॉपर फूड, जो फूड शॉर्टेज है वो ख़त्म हो, है ना, ठीक। अब उसके बाद क्या, एंड ऑफ वॉर, फूड सप्लाई, बेटर वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज़ों का क्या था, डिमांड था। लोग इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे। सोल्जर्स जॉइंट थे वो क्या कर रहे थे, वो भी प्रोटेस्ट करने लगे थे, किसके खिलाफ, जार के खिलाफ, जो कि एक कौन सा क्या था, क्या रूल चल रहा था, ऑटोक्रेटिक चल रहा था ना, ऑटोक्रेटिक किंग रूल चल रहा था ना, ठीक। तो इसके खिलाफ क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। मूवमेंट ऑफ स्प्रेड एंड बिकम द मास अपराइजिंग, ये क्या हुआ था, पूरे मतलब एक दूसरे करके पूरा रशिया में ये स्प्रेड हो गया था। अब उसके बाद क्या, गवर्नमेंट रिस्पांस क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या क्या रिस्पांस की। तो जार है वो ऑर्डर था, आर्मी को ऑर्डर दिया कंट्रोल द प्रोटेस्ट, बट हुआ नहीं। गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, ट्राइड टू स्टॉप स्ट्राइक, बट द आर्मी रिफ्यूज फॉलो ऑर्डर, ऑर्डर नहीं फॉलो किया था। द गवर्नमेंट लॉस कंट्रोल एंड द सिचुएशन। फाइनली जार निकोलस एब्डिकेटेड इन मार्च, एंड एब्डिकेटेड मीन्स क्या किया था, गिव अप द थ्रोन, जो उन्होंने पावर से हटा था, ठीक है, अपने पावर से गिव अप किया था। उनके पास पावर नहीं रहा था, वो पोस्ट नहीं रही थी, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी, वही ऑलमोस्ट लिखी हुई है, ठीक। अभी सब चीज का रिजल्ट क्या हुआ, कि वो ऑटोक्रेटिक रूल खत्म हुआ, गवर्नमेंट स्टेबलाइज हुई लोगों के अकॉर्डिंग। अब बिगनिंग ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पे देखो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, पहले लोगों को क्या राइट नहीं था, मतलब वोटिंग राइट नहीं था। अब क्या है, लोगों के पास वोटिंग राइट है, ठीक है, वो अपना लीडर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लीडर सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास जो लैंड एरियाज हैं वो क्या हो रहा है, उनको मिल रहा है, ठीक, उनके पास खुद ही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, उस टाइम की ये सारी चीज़ें बेसिक प्रॉब्लम्स थी, ये सब क्या हो गया, कन्वर्ट होके सही हो गया। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो कौन आए थे भाई इनके बदले, लेनिन करके आए थे, वो न्यू रूल में आए थे ना वो। अब देखो क्या है, पीपल्स यूनिटी एंड फेलियर ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स लीड टू फेल ऑफ तजार। जो पीपल्स, जो लोगों का एकता था, मतलब क्या हो गया था, पूरा रशिया में रिवॉल्यूशन हो रहा था, पूरे लोग जो थे रशियन के पीपल थे
वो क्या कर रहे थे, एकजुट हो गए थे, है ना। मतलब यूनिटी बोल रहे हैं, एकता, एकता के साथ उन्होंने बहादुरी दिखाई थी, लड़ा था, तब जाके क्या हुआ था, ऑटोक्रेटिक रूल वहां से हट गया था और ऑलमोस्ट क्या करना पड़ा था, जो किंग था उनको हटना पड़ा था वहां से, ठीक। तो इससे क्या हुआ था कि उनके पास जैसा गवर्नमेंट वो चाहती थी वैसा गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो यहाँ होता है आपके चैप्टर का दी एंड। तो आई होप आप लोग को पूरा चैप्टर क्लियरली समझ आया होगा। हिस्ट्री है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको आप लोग बैठ के अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स डिटेल में और अच्छे से पढ़ाई करनी है और ऑल ओवर सब्जेक्ट्स की करनी है, तो आप लोग यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हो पीएस कोचिंग क्लासेस, जिसका आपको लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, जहाँ हम लोग करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक का चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।